चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम लोग जो हमने सीएनएस का इंट्रोडक्शन कल शुरू किया है उसको आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा के आज से हम फिर हमारा शुरू करते हैं एक डिसीज डेली, वन डिसीज डेली विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, कोई भी डिसीज का हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे दोस्तों। और स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे डिसीज आती जाएगी हम लोग पढ़ते जाएंगे। आज हम चूंकि ब्रेन का लेवल हम लोग तय करेंगे आगे, लेकिन मेनिया जो होता है, जो डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, आज की सबसे बड़ी समस्या है। और आप में और मेरे दोनों क्लिनिक पे लगातार इस प्रकार के केसेस आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं, है ना। अब जब ये केसेस आपको देखने को मिलते हैं तो उसको हैंडल कैसे करना बहुत इजी है, बहुत ही फास्ट रिजल्ट आपको नजर आते हैं। ये मैंने प्रोटोकॉल बता रखे हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा दोस्तों। मूड डिसीज वो कंडीशन होती है दोस्तों सॉरी, मूड डिसऑर्डर या मूड डिसीज वो कंडीशन होती है दोस्तों जिसमें मेन फीचर जो होता है वो ब्रेन के लेवल पर जो फंक्शनल होती है उसकी एक एबनॉर्मलिटी डेवलप होती है। और वो जो एबनॉर्मलिटी डेवलप होती है उससे मूड अफेक्टेड होता है, व्यक्ति का मूड अफेक्टेड होता है। इन क्लिनिकली फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस को, मूड के एपिसोड को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग होता है मेनिया का लेवल, दूसरा भाग होता है डिप्रेशन का लेवल। ठीक है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं मैनिक फेज एंड डिप्रेसिव फेज। मैनिक फेज एंड डिप्रेसिव फेज आपको याद रखना है दोस्तों। किसी भी पेशेंट को अपने लाइफ टाइम में दो प्रकार के ये अलग अलग पैटर्न कभी न कभी उत्पन्न होते हुए नजर आते हैं। अब ये अलग बात है कि वो व्यक्ति अपने आप को वहां सेटल कर लेता है, लाइफ टाइम डायग्नोसिस को, रिकरेंट डिसऑर्डर को दोस्तों वहां पर वो क्यूर कर लेता है, अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि ये एपिसोड का जो डायग्नोसिस डेवलप हो रहा है ये मेरे लिए कितना बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। तो वो या तो अपने आप को स्वयं को कंट्रोल कर लेता है या फिर किसी कारणवश वो जो एग्रेसिव होता है तब वहां पर इस मैनिक फेज और डिप्रेसिव फेज का जो कंडीशन है वो डेवलप होता है। ठीक है, मैं भी इस डिप्रेशन के फेज से निकल चुका हूं दोस्तों। तो जब स्टार्टिंग में था, इतनी पुअर्टी से हम लोग आए हैं, तो हमें भी लगता था कि आज हम एमबीबीएस के काबिल है लेकिन एमबीबीएस नहीं कर पाए, है ना। वो कंडीशन हमें डिमोशन करती थी, हमारा डिमेंशिया, मेंटल लेवल, डिप्रेशन, मेनिया, एंजाइटी, बहुत सारे कैरेक्टर हमें डेवलप करते थे। कई बार सुसाइडल टेंडेंसीज को डेवलप होते हुए देखा है दोस्तों। लेकिन हमने अपने आप को थोड़ा सा चेंज करा, इससे बुक ली, उससे नोट्स लिया, इससे ये करा, हमने कभी पीछे नहीं आने दिया अपने आप को। और हमने सारी चीज की स्टडी करते करते अपनी इस मेनिक कंडीशन से बाहर निकल गए। अगर नहीं निकलते तो आज मैं आपके सामने नहीं खड़ा। याद रखना दोस्तों, ये वास्तविकता है। ये हमारे कई दोस्तों को आपसे मैं आप जब डिस्कस करते हो आप देखिए कई दोस्त इसी कंडीशन से गुजर चुके हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जब एपिसोड का डायग्नोसिस करना है ना, पेशेंट नहीं बताएगा आपको, आपको खुद को करना है। कैसे करोगे? जब मैनिक एपिसोड डेवलप हो रहा है ये हमेशा मेनिया डिप्रेशन के उलट होता है ना। याद रख लेना, यहाँ मेनिया है, ये डिप्रेशन के उलट होता है। यहाँ पर वाई है, यहाँ पर आ रही है। अब आप समझ जाइए क्या हो रहा है ना। यहाँ वाई है, यहाँ आ रही है, आप समझ जाइए। यहाँ मेनिया हो रहा मतलब क्या हो रहा, वाई पागलपन, है ना। और यहाँ पर एक्स्ट्रा डिसऑर्डर, हाइपर कंडिक्शन हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइपो कंडीशन हो रही है। इसलिए ये दो प्रोटोकॉल निश्चित हो जाते हैं अपोजिट चेंजेस के आधार पर। अर्थात मूड प्रायर चेंजेस होकर या तो आप जश्न मना रहे हो, स्टिमुलेंट हो रहे हो, पेशेंट की अवस्था, पेशेंट की कंडीशन के अंतर्गत दोस्तों आप देखोगे बहुत असंगत होता है, बहुत इरिटेबल होता है, हॉस्टाइल होता है, एग्रेसिव होता है, मतलब चिड़चिड़ापन होता है उसमें, इरिटेबल। जब हॉस्टाइल होता है मतलब वो शत्रुता आपसे बना लेता है, माइंड में फिक्स कर लेता है कि यार ये मेरा दुश्मन है ना। एग्रेसिव हो जाता है, आक्रामक हो जाता है, आपको साथ कुछ भी कर सकता है। ये कंडीशन मेनिया कहलाती है ना। आप में इंसेनिटी, मेनिया, पागलपन के लेवल पर जा सकते हो, बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होगा, है ना, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा रेज हो जाता है। माइंड कीजिएगा, प्रोटोकॉल यहीं से समझा रहा हूं। यहाँ पर नर्वस सिस्टम के लेवल पर बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल रेज हो जाता है। अगर यहाँ पर एनर्जी आपने पॉजिटिव में दे दी तो क्या होगा, है ना। बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है दोस्तों, उसको नींद की आवश्यकता नहीं है, रात रात भर जगते हैं वो, है ना।
उसे ऐसे दिखावटी आइडिया आते हैं दोस्तों कि वो वहां पर फ्रैंक डेल्यूशन यानी स्पष्टवादी हो जाता है, डेल्यूशन को फील करता है, यानी हमेशा गलत आइडिया, फॉल्स आइडिया उसके दिमाग में आता है। मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, ये सारे आइडियाज उसके आते हैं, है ना। और ये प्राय दोस्तों या तो उसको सेक्सुअल कोई प्रॉब्लम हो, या फाइनेंशियल कोई इंडिस्क्रिशन उसके साथ हो गया हो, मूर्खतापन इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। वो अपनी गलती नहीं देखता, वो दूसरों की गलती देखता है, उसको दूसरों की थाली में खाना नजर ज्यादा आता, अपनी थाली में कम नजर आता, और इसी के कारण होने वाले एक्शन के परिणाम स्वरूप दोस्तों वो स्वीकार नहीं करता कि ये मैंने गलत किया, वो सबको दोषी देता, पूरे परिवार को दोषी देता है दोस्तों, ये फेल हो जाता है। उसका माइंड जो होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ जो प्रेजेंट टाइम में उसके साथ हो रहा है उसके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता, इसलिए वो मैनिक फेज में चला जाता है, पागलपन जैसा रूल अदा करता है दोस्तों, ये मैनिक फेज होता है, इरिटेबिलिटी। इसके विपरीत अगर आप डिप्रेसिव एपिसोड में जाओगे तो जब फिजियोलॉजिकल क्लिनिकल फीचर्स देखते हो दोस्तों, तो जो सिम्टम्स वहां पर नजर आ रहे हैं लगभग हमेशा उत्पन्न होते हैं, यानी डिप्रेस्ड मूड, एकांत में चला गया, सोया हुआ है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी काम में मन नहीं लग रहा उसका, रिड्यूस एनर्जी यानी उसको प्लेजर ही नहीं, जीने की कोई तमन्ना ही नहीं है, ये सारे सिम्टम वहां पर देखने को मिलते हैं। इसे जनरल डिप्रेसिव सिंड्रोम के अंदर आप देखते हो दोस्तों, तो जब सिम्टम नजर आएगा ये बायोलॉजिकल टर्म के रूप में आएगा, है ना, यानी जीविक लेवल पर, वेहिक यानी सोमेटिक लेवल पर, आपकी जो सेल्स के कंडीशंस है उसके लेवल पर, वेजिटेटिव यानी यहाँ पर वनस्पतिक रोल आपको नजर आएगा, यानी स्पेसिफिक आपके ऑर्गन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, है ना। इस सिग्निफिकेंस को इंडिकेट करता है कि आपको जीने की उमंग है या नहीं है। डिप्रेशन में पेशेंट जब जाता है ना, उसको कोई मतलब नहीं, उसको एंजाइटी हो जाती है दोस्तों, चिंता होती है, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, मेरे 2 बच्चे हो गए, मैं 10 बच्चों को पालूंगा कैसे, है ना। याद रखना दोस्तों ये कंडीशन बहुत डेंजरस होती है, आदमी कभी भी कुछ भी कर सकता है ना। उसका माइंड वो किसी को हर्ट नहीं करेगा, हर्ट मेनिया वाला करेगा, मेनिया वाला हर्ट करेगा, डिप्रेशन वाला कभी हर्ट नहीं करेगा, लेकिन वो अपने साथ बहुत कुछ कर सकता है दोस्तों। इसलिए याद रखना इस सिम्टम्स में एडनियोनिया, यानी यहां पर दोस्तों याद रखना एनहीडोनिया, ये शब्द याद रखना, एनहीडोनिया ये एक ऐसा शब्द होता है दोस्तों जिसका अर्थ अगर आप देखते हो तो वो स्पेशल उत्साह ही नहीं रहना, यानी जीवन में कोई उत्साह ही नहीं है उसके, है ना। ये कंडीशन उसको देखने को मिलती है दोस्तों, यही कारण है दोस्तों इसमें कंप्लीट इनेबिलिटी हो जाती है, वो किसी भी क्षेत्र में इंटरेस्ट नहीं लेता है, किसी भी चीज में उसको खुशी महसूस नहीं होती है, इसी के कारण दोस्तों वो फ्लैट हो जाता है ना, अनवेरिंग, या उसका जो मूड होता है वो बदलता नहीं है दोस्तों, है ना। याद रखना उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा बाहर आ जाए, उससे कोई लेना देना नहीं, उसकी बीवी बच्चे चाहते हैं ये आदमी बाहर आ जाए, उसको कोई लेना देना नहीं, ये बिल्कुल यहाँ पर साइकोमोटर सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर मूड का ये बदलता रूप आपको नजर आएगा दोस्तों। इसीलिए आपके सामने वो आपको दिखाने के लिए खुश रहेगा, हंसी दिखाएगा, लेकिन बाहर जाएगा तो एकांतवासी हो जाएगा, एकांत में जाकर अपना काम करेगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर उसकी जो मेंटेलिटी होती है, जो उसकी बुद्धिमत्ता होती है, वो रिटार्डेड हो जाती है। हम कहते हैं ना यार ये मेंटल रिटार्डेड है क्या, मैं इसको कितना समझा रहा हूँ, एजिटेशन क्यों कर रहा है ये, इसको हमारे साथ आना चाहिए, परिवार के साथ आना चाहिए, नहीं आ रहा, है ना। ये एजिटेशन जब डेवलप होता है टोटली आपको यहाँ पर डिप्रेशन के लेवल पर देखने को मिलता है। इसीलिए जब टेबल प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखिए ये व्याकुल तो नहीं है ना। याद रखिएगा दोस्तों इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट मिलेगा, वो खुद कहेगा मुझे नहीं खाना, भूख लग रही है नहीं खाएगा, अब खाना नहीं खाएगा वेट लॉस मिलेगा, है ना। अगर ये कंडीशन आते हैं तो उसके जो केमिकल लोचा होता है ब्रेन में होता है, ब्रेन के जो फंक्शंस होते हैं डिप्रेसिव फंक्शंस होते हैं, इसी के कारण लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, यानी सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं देता, मेंटल इंटरेस्ट नहीं लेता। आप देखो सारी चीजें वन बाय वन वहां पर देखने को मिलती है। इसीलिए जब मेनिया और डिप्रेशन के पेशेंट आपके पास आते हैं, मैंने एक बहुत ब्रिलियंट पेशेंट की हिस्ट्री में आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। 22 साल से जो लेडी अपने पति के साथ नहीं रहती थी, 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद आज अपने पति के साथ रह रही। उस लेडी का कहना था कि मुझे मैनिक अटैक आते थे, उसको मैनिक अटैक आते थे, और उसका ट्रीटमेंट मॉडर्न साइंस डिप्रेशन का कर रहा था, उसको मैनिक अटैक आते थे, उसको लगता था मेरे पति ने मेरे खिलाफ बिरबट छोड़ दिया, मेरे खिलाफ जासूस छोड़ दिया, है ना। कोई दिखने में सुंदर नहीं थी लड़की, जेंट्स तो बैंक का मैनेजर था और बहुत अच्छा
समझदार, बहुत दोनों सांवले थे, लेकिन बैंक का मैनेजर अपनी पोस्ट के हिसाब से बहुत अच्छा था। लेकिन टाइम न देना, ये एक बहुत बड़ा उसको मैनिक डिसऑर्डर डेवलप हो गया, है ना। उसको पूरा डिप्रेशन का मेडिसिन चल रहा था। जैसे मैंने मैनिक डिसऑर्डर का मेडिसिन शुरू किया, 6 महीने के अंदर वही जनरल टॉनिक 10th डायल्यूशन C1 बर्बन भाई, काम ही हो गया। हेड ऑयल वाई वाला, है ना, कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ दिनों के बाद में वो और हस्बैंड, उसका हस्बैंड और वो दोनों आए। एक बच्चा इंजीनियर है उसका, एक बच्चा पायलट है उसकी लड़की। अब आप सोचिए, इतना क्वालिफाइड परिवार और 22 साल से अलग रह रहे, जिंदगी खराब कर दी उन्होंने 22 साल में। सोचिए, रिटायर होने वाले, है ना। अब ये सोचने की बात है दोस्तों कि जब आप डिप्रेशन के सिम्टम देखते हैं, मेनिया के सिम्टम देखते हैं, तो आपको केवल यहाँ पर पूरे सिम्टम का कोरिलेशन करते आना चाहिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ऐसा साइंस है कि जिसमें मैंने आपको नेचुरल टॉनिक और जनरल टॉनिक दे दिया ना, दुनिया के कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती दोस्तों, दोनों लेवल। और पावर बूस्टर तो पावर ही है इसमें। याद रखना, जब आप डिप्रेशन के सिम्टम देखते हो ना, इस एपिसोड को हम दोस्तों माइल्ड से सीवियर अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिटेक्ट करते हैं। इसलिए प्रोटोकॉल कभी भी कोई शूटेबल नहीं होता। आपको ये ध्यान रखना है, आपको 3rd में देना है, 5th में देना है, 10th में देना। अगर अभी भी है 3rd में, माइल्ड है 5th में, अगर मॉडरेट और सीवियर है आपको 10th डायल्यूशन से शुरू करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं सिम्टम की सिविरिटी और नंबर के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि वो व्यक्ति वर्क क्या करता है। उसको पर्टिकुलर डेली लाइफ में डिस्टर्बेंस है, सामाजिक है, फैमिलियल है, या किसी सेक्सुअल लेवल से है, या पर्टिकुलर उसके जो वर्क है, जो क्या काम करता है वो, है ना, क्या व्यवसाय है उसका, है ना, वहां पर फैमिली कमिटमेंट पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। उसको फैमिली कमिटमेंट मिल गया, उसको सपोर्ट मिल गया, मेरा मानना है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वो बहुत टॉप क्लास रहता है। इसलिए आपको याद रखना, जब डिप्रेशन होता है सामान्यतः एंजाइटी के सिम्टम दोस्तों याद रखना है। यहाँ पर ये सब भाई बहन है, मेनिया, एंजाइटी, इंसेरिटी, डिप्रेशन, है ना। याद रख लेना दोस्तों, जब डिस्टर्बेंसेस आते हैं तो इनके सिम्टम्स को एग्जिस्टिंग करते हुए देखिए आप, ये मिलजुल कर सिम्टम आते हैं, यानी एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ डेफिनेटली एसोसिएटेड रहता है। जैसे कि एगोरोफोबिया। अब एगोरोफोबिया जानते हो क्या होता है? एगोरोफोबिया का मतलब होता है भीड़ देख कर डर जाएगा, भीड़ में नहीं जाएगा, है ना। कई लोग ऐसे मिलेंगे जो यहाँ पर एंजाइटी के लेवल पर आते हैं, तो मेनिया, एंजाइटी और डिप्रेशन तीनों लेवल वहां पर साथ में मिलते हैं, है ना। सोशल फोबिया यानी समाज से डरता है, भीड़ से डरता है, और ये केसेस आज के समय में बहुत मिल रहे हैं दोस्तों, है ना। सीवियर केसेस में हेलुसिनेशन और डेल्यूसिनेशन उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, माया और भय, है ना, भ्रम, भ्रम की स्थिति डेवलप हो जाती है दोस्तों। यानी जब ये सिम्टम प्रेजेंट रहते हैं, डिप्रेशन को आप दोस्तों जनरली अन्य सिंड्रोम से डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, आपको अलग करना पड़ेगा अन्य सिंड्रोम से। इसीलिए जब 4 या 4 से ज्यादा जो सिम्टम डिप्रेसिव एपिसोड के यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, तब आप बोलेंगे कि हाँ साहब ये डिप्रेशन के सिम्टम है ना। आप अगर यहाँ पर डिप्रेशन के सिम्टम्स देख रहे हो तो आप क्या देखोगे? क्लियरली अंडरस्टैंडिंग कराना चाहता हूं दोस्तों कि जब भी कभी कोई डिप्रेसिव एपिसोड नजर आ रहा है, क्राइटेरिया नजर आ रहा है, आपको 5 सिम्टम से ज्यादा सिम्टम वहां पर मिलेंगे। क्या क्या सिम्टम देख रहे हो आप दोस्तों? जो जनरल सिम्टम आपको बॉडी के लेवल पर नजर आएंगे ना, पेशेंट बोलेगा या अटेंडर बोलेगा यार सर ये तो बिल्कुल होपलेस हो रहा है, यानी होपलेसनेस सबसे पहला साइन मिलेगा, है ना। जब होपलेसनेस, उसको आशा ही नहीं है कुछ किसी से, ना मुझसे, ना पत्नी से, ना बच्चे से, ना माँ बाप से, ना समाज से, होपलेसनेस रहेगा, है ना, हेल्पलेसनेस रहेगा, वो स्वयं की मदद नहीं कर पाएगा दोस्तों, टोटल हेल्पलेसनेस रहेगा, ठीक है। हमेशा लो कैटेगरी का मूड रहेगा, हमेशा लो मूड रहे, यानी खुद तो खाएगा नहीं, दूसरों को भी नहीं खाने देगा, है ना। खुद तो खुश रहेगा नहीं, दूसरों को भी खुश नहीं रहने देगा। ये लो मूड का कैरेक्टर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ना। इसीलिए दोस्तों याद रखना, उसको ये लगता है लो सेल्फ स्टीम, मेरा आत्मसम्मान बहुत कम है ना। लो सेल्फ स्टीम के लेवल पर चले जाएगा, अर्थात जो भी लोगों से, जितने भी लोगों से वो मिलेगा, वहां पर वो लोगों के सामने उसे लगेगा ये मेरा बिल्कुल यहाँ पर डिमोशन कर रहे हैं, ये मेरा को सम्मान नहीं दे रहे, उसको हमेशा लगेगा कि मेरा आत्मसम्मान कम हो रहा है ना। रिड्यूस एनर्जी, इसीलिए उसकी एनर्जी रिड्यूस होती चली जाएगी, कोई भी काम में मन ही नहीं लगेगा उसका, वो यही लगेगा मैं क्या करूं। और यही कारण है दोस्तों सुसाइडल थॉट्स डेवलप होते हैं। मैंने कहा ना, मैं इस दौर से गुजर चुका हूं, है ना। यहाँ पर सुसाइडल थॉट्स डेवलप होते हैं। मैं आगे की सोचा, मैंने कहा यार मैंने अगर ये कदम उठाया, अपनी गरीबी से लड़कर ऊपर नहीं आया, तो मेरे से ज्यादा बुज़दिल कोई नहीं है,
मैंने अपने आप को मोटिवेट किया और आज आप देखो दोस्तों, है ना। याद रखिएगा, सुसाइडल थॉट्स को अगर आते नजर आए, आप समझ लीजिए कि डिप्रेशन में जा रहा है ना। आप याद रखिए, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है उसको, हर चीज से लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। यहाँ पर जरूरत है पूरे समाज को, पूरे परिवार को, उसके पारिवारिक जितने भी लोगों से टर्म्स है, वो उसे अकेला न रहे, अपने साथ मिलाएं, अपने साथ लेकर जाएं। कार्टून मूवीज देखकर डिमेंशिया के लेवल को दूर करें, अर्थात यहाँ पर जो हमारे लिए डोपामिन, सीरोटोनिन, जितने भी केमिकल्स होते हैं उनको बढ़ाने का काम है ना। वो अपने आप को गुल्ट महसूस करता है, दोषी महसूस करता है कि नहीं यार, ये लोग तो मेरे लिए इतना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी मुझ में ही है, और ज्यादा डिप्रेशन में हो जाता है ना। इसलिए वहां पर उसको ये नहीं बताना है कि भाई नहीं यार तू चल यार, मतलब आप उसको डिमोशन में डाल रहे हो, और ज्यादा डिप्रेशन में डाल रहे हो। उसको लगता है कि सब मेरे को ये कर रहे हैं, है ना, वो उसको और ज्यादा है। आप उसको को नहीं यार तू खुद कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसे परमिशन दीजिए, निराशावाद से बाहर लाइए उसको, है ना, परमिशन दीजिए उसको। और जब वो वहां पर पैसिज्म के लेवल पर आप लेकर आओगे, पॉजिटिव लेवल पर लेकर आओगे दोस्तों, आप याद रखना बहुत तेजी से वहां पर डेवलपमेंट होगा उसका। अगर वो डिप्रोसोनाइजेशन के लेवल पर चला गया, अब डिप्रोसोनाइजेशन क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिटी का लॉस होना। वो अपनी आइडेंटिटी को ही लॉस कर देगा। मैं हूं कौन, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, यही कहेगा। आपको उसकी पर्सनल आइडेंटिटी का एहसास कराना है। मेरा मानना है मेनिया का पेशेंट, डिप्रेशन का पेशेंट 100% क्योर हो जाएगा दोस्तों। इसलिए याद रखना, यहाँ पर ये जनरल सिम्टम आपको नजर आए पूरी बॉडी के लेवल पर, जो कंक्लूजन निकाला, लेकिन जब आप पर्टिकुलर उसकी बॉडी की स्टडी करेंगे ना, तो वहां पर नजर आएगा कि इसका एपेटाइट डिस्टर्ब हो चुका है ना। आप जब वहां पर पेशेंट की कंडीशन देखते हो तो आपको ये लगेगा कि यार खाना नहीं खा पा रहा, वेट का इसका चेंजेस हो रहा, इसको कॉन्स्टिपेशन, भाई मूवमेंट ही नहीं है, घर में पड़ा खा पी के सो रहा है ना, या तो खा ही नहीं रहा, कॉन्स्टिपेशन आ रहा है, एमेनोरिया का लेवल डेवलप हो रहा है। आप देख लो, उसका लिबिडो बहुत लो हो जाएगा, है ना, स्लीप का डिस्टर्बेंसेस हो जाएगा। आप देखो दोस्तों, वो बिल्कुल भी नींद महसूस नहीं करेगा, रात रात भर जगेगा। आप देख लो, डिप्रेशन में चला गया, रात रात भर जगेगा। और दोस्तों, ये चीज बहुत डेंजरस होती है। मैंने अपने 2 दोस्तों को खोया अभी तक, एक एमबीबीएस है, एक इंजीनियर है, दोनों दोस्तों को मैं खो चुका हूँ वर्कलोड के कारण। अपनी सेक्सुअल लाइफ, अपनी बॉडी की लाइफ, अपनी पर्टिकुलर सामाजिक लाइफ, अपनी को अंडरस्टैंड नहीं करना, काम 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 काम, किसी ने कुछ बोल दिया, डिप्रेशन में चले गए, ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। एक को ब्रेन हेमरेज हुआ, एक ने सुसाइड किया, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना टेंशन से लड़ सकते हो। आप और मैं लड़ ही रहे हैं दोस्तों, है ना। एंजाइटी का लेवल करिए आप, टेंशन देखिए आप, है ना। याद रखना दोस्तों, हमेशा साथ में मिलता है, एप्रहेंशन मिलता है, डर मिलता है, फोबिया मिलता है, भय रहता है यार कुछ हो जाएगा, मैंने कभी कुछ करा या किसी ने कुछ कर दिया तो कुछ हो जाएगा, बस ये भय होता है। इसीलिए इतने जो सिम्टम बता रहा हूं, इनमें से अगर 5 सिम्टम भी मिल गए, आप समझ जाना डिप्रेशन में आ गया, है ना। ये डिप्रेशन में आ गया, बस आपको ट्रीटमेंट यहीं से शुरू करना है ना। याद रखना दोस्तों, इसीलिए 5 या 5 से ज्यादा सिम्टम यदि 2 वीक से ज्यादा बने रहे, आप मान के चलिएगा प्रीवियस फंक्शनिंग से कुछ चेंजेस अगर वहां पर डेवलप हो रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं डेवलप हो रहे आप मान के चलिएगा दोस्तों, विद इन 6 मंथ आपको कंट्रोल करना है। अगर नहीं करा, उसको डेफिनेटली मॉडर्न साइंस के डॉक्टर एंजाइटी के, डिप्रेशन के मेडिसिन में आपके जो है माइंड को स्लो करने का, आपको नींद की गोली का वहां पर प्रोटोकॉल शुरू कर देंगे। और जब एक बार उसकी आदत लग गई तो दोस्तों वो जिंदगी भर सोता रहेगा, लेकिन कभी ठीक नहीं होगा। आप में से कई लोग लीडिंग प्रैक्टिशनर है, इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जब भी आप डिप्रेसिव मूड का पेशेंट हमेशा देखते हो ना, पूरे दिन, ज्यादातर पूरे समय बना रहता है। एक बार अगर डेवलप हो गया ना, आप देख लो, वो व्यक्ति दिन भर एक ही कंडीशन में गुजारेगा, कभी यहाँ बैठ रहा, कभी वहां बैठ रहा, कभी वहां जा रहा, कभी वहां जा रहा, पूरा उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। इसीलिए देखने पर लगता है कि उसका सभी में इंटरेस्ट है, प्लेजर है, लेकिन रिड्यूस हो गया, है ना। हमेशा प्रतिदिन ज्यादातर समय में दोस्तों, यदि उसको किसी भी एक्टिविटी में मन नहीं लगता, भाई टीवी देख ले नहीं लग रहा, क्रिकेट खेल ले नहीं लग रहा, मैं चाह रहा इंडिया पाकिस्तान का नहीं देखेगा। अब सोचो कितनी बड़ी बात हो गई। नहीं तो लोग मतलब समय, ऑफिस झूठ बोल के चले जाते हैं, मतलब झूठ बोल के आ जाते हैं छुट्टी लेके, कई लोग स्कूल नहीं जाते, आप सोचो, है ना। उस एक्टिविटी में भी मन नहीं लग रहा उसका,
इसीलिए जब वो सिग्निफिकेंट आप देखते हो वेट लॉस हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, दोनों कंडीशन देखने को मिलती है। यदि डाइट नहीं होगी तो वेट लॉस, और डाइट खूब खा रहा, कई लोग ऐसे होते हैं इतनी तकलीफ के बावजूद खाना खूब खाते हैं, है ना। इंक्रीज या डिक्रीज एपेटाइट दोस्तों प्रतिदिन देखने को मिलती है। कई बार खूब खाएंगे, कई बार बिल्कुल नहीं खाएंगे, इसलिए ये कैरेक्टर वहां पर देखने को मिलता है। जब आप इंसोम्निया देखते हो, हाइपरसोम्निया देखते हो, आपको प्रतिदिन देखने को मिलेगा, हमेशा मिलेगा प्रतिदिन, या तो उसको नींद नहीं आएगी या खूब सोएगा, ठीक है। इसीलिए एजिटिज्म डेवलप होता है ना, मेंटल रिटार्डेशन होता है, हमेशा प्रतिदिन देखने को मिलेगा, आपको डेली देखने को मिलेगा। इसलिए आप देखो ऐसे व्यक्ति को फटीग मिलेगा, थकान महसूस होगी, एनर्जी का लॉस होता है, प्रतिदिन प्रतिदिन एनर्जी का लॉस होता है दोस्तों। इसीलिए बेकार या एक्सेसिव या अनुचित दोषी होने की फीलिंग प्रतिदिन बनी रहती है कि यार ये गलत हो गया मेरे साथ, है ना। उसकी जो सोचने समझने की एबिलिटी ना बहुत रिड्यूस हो जाती है, और प्रतिदिन वो दुविधा में पड़ा रहता है, यार ये होना था मैंने नहीं करा यार, मैं दोषी हूँ इसका, है ना। छोटी सी बात को बड़ी बना देगा, आप देख लेना। इसीलिए दोस्तों वो यहां पर जब इस एबिलिटी में आ जाता है तो उसका सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है, उसका थॉट रिकरेंट होता है दोस्तों, सुसाइडल डेथ की तरफ जाता है वो, है ना। यहां पर कोई भी ऑर्गेनिक कॉज नहीं है, नोट कर लीजिएगा मेरी बात, यहां पर कोई भी ऑर्गेनिक कॉज नहीं है, मैंने कोई भी ऑर्गन से रिलेटेड कॉज नहीं बताया आपको, है ना। किसी का वियोग हो गया, कोई छोड़कर चला गया, है ना, किसी की मृत्यु हो गई, वो उसको बहुत प्यारा था दोस्तों, उसके कारण दोस्तों वहां पर ये कॉज नहीं होता है ना, ये उसके कारण कभी कॉज नहीं होता। नो डेल्यूशन इल्यूजन के कोर्स के दौरान हेलुसिनेशन में मूड का सिम्टम्स होता है, लगातार अगर 2 वीक तक अपसेट रहता है ना दोस्तों, तब वहां पर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, है ना, साइजोफ्रेनिया, जितनी भी साइकोसिस की कंडीशन होती है, साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है दोस्तों, उसका बिल्कुल भी आरोपित नहीं होता, ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप यहां पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर को किस रूप में डेवलप कर रहे हो, और उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को किस रूप में आप यहां पर देख रहे हो। तो ये मैंने आपको अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी बताया, लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये बेसिकली साइकोलॉजिकल लेवल पर बताने जा रहा हूं। अर्थात एटिपिकल डिप्रेशन होता है ना, जब आप किसी भी डिप्रेसिव एपिसोड में कुछ सिम्टम्स देखते हो, कुछ फंक्शन में चेंजेस देखते हो दोस्तों, है ना, वहां पर वो रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, है ना। टिपिकल सोमेटिक सिम्टम्स को अपोज करता हुआ नजर आता है दोस्तों, यानी जब ये डोमिनेट करता है दोस्तों, तो आपको वहां पर नजर आता है कि एटोपिकल डिप्रेशन नजर आ रहा है। यानी ऐसे पेशेंट में जब आप देखोगे उसका भूख का लेवल, एपेटाइट का लेवल, वेट में इंक्रीज नजर आएगा आपको, है ना। यानी कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग बहुत होगी, उसको मीठा खाने की बहुत कोशिश करेगा, और बाद के समय में देखो दोस्तों दिन में हाइपरसोम्निया हो जाएगा। जितना खाएगा ज्यादा उतना तो नींद आएगी ना उसको, तो काम तो कर नहीं रहा, फटीग रहेगा, मूड में रिवर्सल डायरनल वेरिएशन नजर आएगा, सुबह से शाम तक उसका मूड चेंज होता हुआ नजर आएगा। और इस पैटर्न के सिम्टम जो नजर आते हैं दोस्तों, जो पेशेंट यहाँ पर विंटर पैटर्न के साथ उसकी जिसको इलनेस डेवलप होती है, उनमें बहुत कॉमनली नजर आता है, ये पूरा एटिपिकल डिप्रेशन के रूप में नजर आता है ना। इसी प्रकार एक और होता है मास्क्ड डिप्रेशन। अब मास्क्ड डिप्रेशन क्या होता है, जब पेशेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ पाया जाता है, जो कि टिपिकली सोमेटिक सिम्टम के साथ साथ पाया जाएगा। यानी कैसे सोमेटिक सिम्टम, मतलब ऑर्गन से रिलेटेड, हेडेक हुआ, बैकएक हुआ, कभी कभी इसमें बिना किसी फिजिकल कॉज के भी सोमेटिक सिम्टम का कंप्लीट सेट पाया जाएगा। यानी आपको हेडेक हो रहा है, आपको यहाँ पर बॉडी एक हो रहा है, बैकएक हो रहा है, ये बिना किसी तकलीफ के आपको अचानक डेवलप हो गया, है ना। पेशेंट एकदम साइकिक में जाएगा, अरे यार ये क्या हो रहा है, मुझे सिर दर्द ऐसा क्यों हो रहा, फट रहा है, वो सीधा डिप्रेशन में चला जाएगा। इसको कहते हैं मास्क डिप्रेशन, है ना। अब लाइफ टाइम डायग्नोसिस करना है तो कैसे करोगे आप, पेशेंट लाइफ टाइम के दौरान इस मूड डिसऑर्डर के एपिसोड को दोस्तों डेफिनेटली 3 पैटर्न में, 3 मोड में, 3 ब्रॉड पैटर्न में उत्पन्न करते हुए देखिएगा आपको दोस्तों। कैसे, आप देख लेना दोस्तों, जब आप टेबल प्रैक्टिस में देखते हो, मैं इसीलिए कह रहा हूं मेनिया का लेवल मैनिक एपिसोड और डिप्रेसिव एपिसोड का इंटरचेंजेबली होता है। अर्थात जब आप टेबल प्रैक्टिस में बैठोगे तब आपको बाइपोलर डिसऑर्डर नजर आएगा, याद रख लेना। बाइपोलर डिसऑर्डर क्यों, यहां पर पेशेंट डिप्रेशन और मेनिया दोनों के एपिसोड को सफर करते नजर आता है, समय समय के हिसाब से बदलता चला जाता है।
ठीक है, अभी मैंने जो उदाहरण बताया कि उस लेडीज का मैंने ट्रीटमेंट किया, जिस समय उसको डिप्रेशन था, जब डिप्रेशन का इलाज न करके मीनिया का इलाज किया गया, और जब मीनिया हुआ तब डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जब हमने प्रोटोकॉल को समझा, उसकी पूरी हिस्ट्री को समझा, मुझे तुरंत पकड़ने में देर नहीं लगी कि जहां जो करना था नहीं किया, बस नींद का पैटर्न दिया करे। नींद सोती रही, 22 साल तक सोती रही, मान के चलो आप। अब नींद की गोलियां भी असर नहीं कर रही है ना। तमाम आयुर्वेद, यूनानी सब ट्रीटमेंट कराने के बाद आए थे और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ ने बहुत तेजी से रिकवर करा दिया। इस डिसऑर्डर का जो प्रोग्रेशन होता है रेगुलर, साइक्लिकल या पीरियोडिक होता है दोस्तों, आपको ये याद रखना है, और ये इरेगुलर होता है ना। दोनों मैनिक और डिप्रेसिव कंडीशन के एपिसोड लाइफ इवेंट्स के लेवल पर ट्रिगर होता है। कभी मेनिया मिल रहा, कभी डिप्रेशन मिल रहा, कभी मेनिया। आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल चेंज करना पड़ेगा। एक जगह वाई, एक जगह आरी का प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स वहां पर एड करना पड़ेगा। वो कैसे? आपको ट्रिगर करते हुए आना चाहिए। यानी रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है या प्रिडिक्टेबल इरेगुलर डिसऑर्डर जो डेवलप होता है दोस्तों, या तो सिम्टम बिल्कुल सिमिलर होंगे, है ना, या प्रति एपिसोड में सिम्टम बदल जाएंगे, एक में मीनिया का, एक में डिप्रेशन के सिम्टम मिलेंगे, या फिर सालों में बदलेंगे। एक साल तक डिप्रेशन रहा, फिर मीनिया हो गया, फिर मीनिया ठीक कर रहा तो फिर डिप्रेशन हो गया, है ना। इसीलिए रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के रूप में देखा जाता है इसको, है ना। इसीलिए डॉक्टर मॉडर्न साइंस के कहते हैं साहब आप ठीक नहीं होंगे, आपको ये गोलियां देता हूं, जिंदगी भर खाना है, यही कहा जाता है ना। लेकिन इलेक्ट्रोमेगन साइंस ऐसा है, जब आप वाई आर से उसको बैलेंस करते हो तो फिर आप धीरे से क्या करते हो, दिमाग लगाते हो, आरी वाई हटाओ, न्यूट्रल कर दो। आपने न्यूट्रल कर दिया, डब्ल्यू का उपयोग, खत्म काम, प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। यही कारण है मेरा पेशेंट बिल्कुल ओके है। 3 साल हो गए दोस्तों मेडिसिन बन के हुए, और हमारे ग्रुप के जो पिछले साल के डॉक्टर है, डॉक्टर गजेंद्र दसूंदी और डॉक्टर बीएल बिरला साल, ये दोनों डॉक्टर उस चीज के प्रूवन है, क्योंकि उनके गांव का, उनके घर के सामने का पेशेंट है ना। दोनों इस बात के गवाह हैं। वो आश्चर्य करते हैं कि ये लेडीज इतना पैसा खर्च करने के बाद 5 बीघा जमीन बिक गई है दोस्तों, है ना। आप सोच लीजिए, उसके बाद अब ठीक है, अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा, है ना, याद रखना। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है ना, मॉडर्न साइंस डरा देता है। वो कहता है ये परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर है, आपको छूट ही नहीं सकता, आज ठीक हो गए ना, कल फिर आएगा, है ना। यहां पर साइक्लोथाइमिया नजर आएगा। अब साइक्लोथाइमिया क्या होता है, आप देखते हो ना, कई लोग होते बोलते हैं यार इसमें तो मूड स्विंग होता है, अभी मेरे से अच्छी बात कर रहा था, अभी मेरे को गालियां देने लग गया, है ना। ज्यादा समय के लिए उत्पन्न होता है दोस्तों, लेकिन मैनिक डिप्रेशन से कम या माइल्डर होता है। ये जो मैनिक और डिप्रेशन होता है इससे कम होता है, माइल्डर होता है ना। लेकिन डिस्थाइनिया में भी होता है ना। डिस्थाइनिया में क्या होता है, लगातार रिसेंट लो ग्रेड डिप्रेशन का एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल डिप्रेशन में रहेगा, हमेशा लो ग्रेड में रहेगा, हमेशा लो ग्रेड में रहेगा दोस्तों। और यही कारण है जब ये पूरा प्रोटोकॉल यहां निर्धारित किया जाता है, S1, C1, A1, F1। अब यहां पर आपको डिसाइड करना है आर लगाना है या वाई लगाना है ना, ये प्रोटोकॉल। लेकिन हमेशा याद रखना, मैं बार बार कहता हूं, यहां पर जब आदमी बहुत ज्यादा काम लेता है, हाइपर एक्टिव में होता है, तो मेनिया हाइपर एक्टिव में हो रहा है, यहां पर आपको सीधा नेगेटिव में जाना है, और यहां पर आपको न्यूट्रल डायल्यूशन से शुरू करना है, सेकंड से डिप्रेशन में, और सेकंड से शुरू करके ये डिसाइड करना है, लगातार आपको सेकंड डायल्यूशन 2 महीने देना है, और उसके बाद डिसाइड करना कि फर्स्ट में जाना है या और नेगेटिव जाना है। कई बार ऐसा होता है नेगेटिव जाना पड़ता है और फिर पॉजिटिव की तरफ आना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरे 2-3 पेशेंट अभी चल रहे हैं, सेकंड डायल्यूशन 1.5 महीने के बाद ही इतना बढ़िया रिस्पांस मिला, फर्स्ट में आ गया, अभी मैं उसको D4 दूंगा, D3 दूंगा, ग्लोबल्स बना के दे दूंगा, खत्म काम। 2 गोली रोज है ना इसकी मैं दूंगा, गुनगुने पानी में डाल के ले ले, पेशेंट ठीक हो जाएगा, उसके बाद उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर महत्व ये होता है, सेकेंडरी मूड डिस्टर्बेंसेस हो गया तो क्या हुआ, चलो प्राइमरी लेवल पर आपने करेक्ट कर लिया, है ना। मैंने ऊपर जितनी भी इलनेस आपको बताई है ना, ये सब प्राइमरी है दोस्तों। अब सेकेंडरी इलनेस आपको पता है, प्राइमरी इलनेस किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड होती है, ब्रेन से रिलेटेड। लेकिन अगर मान लो दूसरे ऑर्गन का इफेक्ट आपके ब्रेन पे आ रहा है, ब्रेन से ये प्रॉब्लम क्रिएट, उस ऑर्गन सेकेंडरी है, तो क्या करोगे आप दोस्तों। यानी आप जब देखते हो कोई भी बीमारी के कारण यहाँ पर डेवलप होता है, तो मूड डिसऑर्डर फिजियोलॉजिकल इलनेस के परिणाम स्वरूप होता है ना। कोई भी फिजियोलॉजिकल इलनेस हो गई, मान लो कुशिंग डिसीज डेवलप हो गई, कार्सिनोमा नाम सुन लिया, है ना, पहले भी आइडेंटिफाई हुई इलनेस, यानी इसको ये दारू बहुत पीता था, है ना, अल्कोहलिज्म था, साइजोफ्रेनिया डेवलप हो गया,
है ना। ये सब सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर है, यानी किसी दूसरे कारण से ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आ रहा जो ड्यू टू अदर कॉज है, वो सेकेंडरी इलनेस के लेवल पर आता है। इसलिए ये प्रोटोकॉल निर्धारित करने के लेवल पर आपको याद रखना है उस दूसरे पर्टिकुलर पार्ट पे। अगर मान लो अल्कोहलिज्म के कारण है, आपको अल्कोहलिक ड्रॉप देना है ना, अल्कोहलिक ड्रॉप देना है, यानी आपको स्पेशल लीवर ड्रॉप का जो है, जो हेप्टो ड्रॉप है, वो आपको चलाना है, जिसमें H2S5 C10A3F1L1WY मौजूद है, आपको वो चलाना है। ठीक है, आप देखेंगे आपका पेशेंट रिकवर स्टेट पे आ जाएगा, D5 में चलाना है ना। अगर साइजोफ्रेनिया हो गया, आपको हेड ऑयल सपोर्ट में दे दीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, H3C3 दे दीजिए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, नेगेटिव में प्रोटोकॉल चला दीजिए। लेकिन आप देखते हो पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला आता है ना, एक को डेवलप हुआ देखो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा, तो ईटियोलॉजी अगर आप नहीं देखोगे तो आप कैसे पहचानोगे भाई कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें डेवलप हुई तो डेफिनेटली इसके कारण है, लेकिन सेकेंडरी डेवलप होकर आ रही है तो, यानी माँ बाप से होकर आ रही है, तो इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर मेजर रोल प्ले करता है दोस्तों। ये जो मूड डिसऑर्डर डेवलप होता है, इसके इफेक्ट मोर सीवियर होते हैं बायोलॉजिकल सिम्टम्स के रूप में दोस्तों, जो पेशेंट है बहुत स्ट्रांगली हेरिडिटरी डिसीज के रूप में शामिल होता है। इसलिए याद रखना, यहाँ पर सोशल फैक्टर का, है ना, जो इवेंट्स होते हैं जिसमें डिप्रेशन उसके फैमिली बैकग्राउंड से वहां पर एसोसिएटेड होता हुआ नजर आता है, जनरली वो लॉस इवेंट होता है ना, वो लॉस इवेंट होता है। या तो मान लो वो बिल्कुल अच्छा काम कर रहा था, तब तक बहुत बढ़िया था, अचानक पता चला कि उसका जॉब चला गया, भाई कोरोना, है ना, जॉब का लॉस हो गया। आप देखो वहां पर रिलेटिव या फ्रेंड का, वहां पर दोस्तों कोई चला गया, दोस्त बहुत अच्छा क्लोज था, वो चला गया, उसकी हेल्थ स्टेटस में प्रॉब्लम आ रही, वो सब काम अच्छा कर रहा लेकिन उसकी हेल्थ साथ नहीं दे रही, कभी किडनी में सूजन आ गया, कभी हार्ट में सूजन आ गया, कभी जॉन्डिस हो गया, कभी उसको ब्रेन की प्रॉब्लम हो गई, कभी मलेरिया हो गया, कभी पीलिया हो गया, कभी टाइफाइड हो गया, उसका कोई भी शारीरिक क्षमता साथ नहीं दे रही। इसके अलावा भी बहुत सारे टिपिकल कारण है जो डे टू डे प्रैक्टिस में आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हाँ साहब, यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारे कारण नजर आ रहे हैं, है ना। उसका जो वर्किंग कॉज बैकग्राउंड है दोस्तों, वो आपको महत्व रखता है, वो किस एटमोस्फेयर पे पल रहा है, कहाँ जी रहा, कैसे जी रहा, कहाँ कैसे काम कर रहा है, क्या बहुत ज्यादा प्रेशर में काम कर रहा है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं दोस्तों, आपको वहां पर देखना पड़ेगा। उसके पत्नी के साथ रिलेशन कैसा है, मैंने जो उदाहरण बताया ना, इसीलिए आपको बताया दोस्तों, है ना। उसका वहां पर कॉन्फिडेंस क्या है, फैमिली कॉन्फिडेंस क्या है, एटमोस्फेरिक कॉन्फिडेंस क्या है, यानी बाहर वो कैसा है समाज के साथ, है ना, वो अनएम्प्लॉयमेंट में तो नहीं है ना। 11 ईयर से पहले अपने पेरेंट को लॉस कर देने का बहुत बड़ा रीजन होता है, यानी 11-12 साल की एज के पहले अगर उसके माँ बाप चले जाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा डिफेक्टिव होता है दोस्तों। इसीलिए आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली काम करने की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनमें डिप्रेशन के साथ में बहुत सारे सिम्टम होता है, बहुत सीवियर होता है, और डे टू डे एक्टिविटी को भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो नहीं कर पाता दोस्तों। दो तरह के पेशेंट मिलेंगे, एक वो जो करना चाहते हैं लेकिन शरीर साथ नहीं देता, एक वो जो करना नहीं चाहते लेकिन शरीर बहुत अच्छा है ना। यहां पर दोनों लेवल पर भी, एक में आरी देना है, एक में वाई देना, ठीक है। जैसे कि वर्क जाना है, स्कूल जाना है, सोशल एक्टिविटी जाना, या अन्य बहुत सारे रिलेशनशिप वो मेंटेन नहीं कर पा रहा, है ना, आरी कर दीजिए। और बहुत एग्रेसिव नेचर का वाई को दीजिए। कुछ लोगों में जनरली मिसरेबल या अनहैप्पी फीलिंग होती है दोस्तों, स्वयं को भी और दूसरों को भी, है ना। वास्तव में बिना कारण जाने क्यों वो अनहैप्पी है, यानी उसको ये लगता है कि ये सब मुझे देख के हंस रहे हैं, ये सब मुझ पे मतलब फत्तियां कस रहे हैं या कुछ भी टांट कस रहे हैं, ये उसको ये फीलिंग होती है, वो ये लगता है कि ये सारे लोग मेरे खिलाफ है, वो मन में नेगेटिविटी डाल लेता है, और वही नेगेटिविटी उसको डिप्रेशन एंजाइटी मिल जाती है जो टेबल। अगर ऐसे लेवल पर आता है तो आपको आरी देना है, याद रखना, ऐसे लेवल पर उसको स्टिमुलेशन करने की जरूरत है आरी देना, है ना, याद रखना। यहाँ पर डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो मेंटल स्टेट का एग्जामिनेशन करिए, पेशेंट को बोलने को कहिए, उसकी स्पीच देखिए, उसका सोचने समझने का थॉट पैटर्न देखिए, उसकी मेमोरी को देखिए दोस्तों, है ना, वो डिप्रेशन में या मैनिक एपिसोड के लेवल पर जा रहा, उसकी इलनेस की कंडीशन को डायग्नोस कीजिए। उसके मेंटल डिसऑर्डर को जानने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर कोई भी लेबोरेटरी टेस्ट, कोई भी ब्लड टेस्ट, कोई भी एक्सरे, कोई भी सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब फालतू बात है, इनका कोई भी लेना देना नहीं होता। हाँ, आपके पॉकेट का लेना देना होता है, यानी यहाँ पर अगर आप इन प्रकार के टेस्ट कराएंगे तो सामने वाले का पैसा कमीशन के रूप में आपके पास जरूर आएगा, अन्यथा यहाँ पर मेंटली लेवल पर कोई भी लेना देना
है ना। लेकिन जो न्यूरोलॉजिकल डायग्नोसिस कराना है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का डायग्नोसिस में आप मदद कर सकते हो दोस्तों। कैसे? क्या ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है ना, ब्रेन में कोई ट्यूमर है, कोई साइकिक इलनेस है इसको, है ना, यहाँ पर किसी न किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स ब्रेन चेंजेस डेवलप हो रहा है, जैसे ग्लायोमा हो गया, है ना। यहाँ पर अलग अलग टेक्निक प्रेजेंट है दोस्तों, जो फिजिकल डिसऑर्डर को नंबर को प्रेजेंट करने के लिए वहां पर उसकी मेंटल हेल्थ को इश्यूज को रिसर्च करने में, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराने में आपको मदद करती है दोस्तों, है ना। यानी डिप्रेशन का डायग्नोसिस कराने में मदद करती है। इसीलिए एक अलग ही मॉडर्न साइंस ने डिवीजन बना दिया, मेंटल डॉक्टर। ठीक है, याद रखना दोस्तों। लेकिन मेरा मानना है ये जो प्रोटोकॉल है इतना जबरदस्त है, कई बार ऐसा देखा कि आपको डायग्नोसिस नहीं हो रहा ना, टेंशन ही नहीं लेना दोस्तों, यहां W8 करके सीधा दे दो आप इसको, सेकेंड डायल्यूशन है ना। डायग्नोसिस नहीं हो रहा कि मैं डिप्रेशन में दूं कि मेनिया में दूं, मेनिया में वाई लगाना है, डिप्रेशन में आरी लगाना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, S1C1 A1 F1W दे दो, सेकेंड डायल्यूशन पर्याप्त है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर F1Y F1 S1W नेगेटिव में मोर नेगेटिव, फिफ्थ डायल्यूशन, 10th डायल्यूशन रामबाण मेडिसिन है दोस्तों, शानदार रिजल्ट आपको दिखाती है। आपको बस प्रोटोकॉल तय करना आना चाहिए कि यहाँ पर मुझे प्रोटोकॉल किस रूप में डेवलप करना है ना। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, मैंने अपनी लाइफ में S1C1 A1 F1 ये 30 में 10 30 200 1M 10M तक मैं ले जा चुका हूं, है ना। और सभी में मुझे एक चीज समझ में आया, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं डिप्रेशन में सीधा आरी और मीनिया में वाई, नहीं समझ में आ रहा W, खत्म का, दूसरा कोई प्रोटोकॉल नहीं। हाँ, एक चीज मैं और आपको गणित देना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो अदा करेगा वो होगा आपका ब्रेन ऑयल, ब्रेन के लेवल पर ऑयल, है ना। और मैं बता रहा हूं इसका सीधा संबंध लॉस ऑफ मेमोरी से होता है, इसलिए S12 का रोल बहुत जबरदस्त होगा। S12 A2 F2 C5 W या Y, ये ऑयल बनाइए, बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट यहां पर पैदा कर देगा दोस्तों, बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट। आप इसको अप्लाई कराइए। इसमें 100 ml में आपको मैक्सिमम दोस्तों 50 ड्रॉप डालना है। टोटल बेस आपके पास बना है, उस बेस का हेड ऑयल के लेवल पर आप 50 ड्रॉप डाल लीजिए दोस्तों, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप इसे फॉरहेड के लेवल पर, हेड के लेवल पर सुबह शाम आप अप्लाई कराइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, बहुत मतलब शानदार रिजल्ट मिलता है। और इसीलिए मैं कहता हूं यहां पर आप, यदि आपको नेजल ड्रॉप देना है कोई बात नहीं दोस्तों, आप यहां पर S1 F1 या इसी का आप डायरेक्टली 100 ml में इस सभी मेडिसिन का दोस्तों 5 ड्रॉप ईच डाल दीजिए। 100 ml डिस्टिल वाटर में इनका सभी का 5 ड्रॉप डाल दीजिए और 2 ड्रॉप दोनों नोज में डाल दीजिए। ठीक है, दोनों और डिस्टिल वाटर में बना के दीजिएगा। यदि RS में देंगे तो स्मेल कराइए, अगर डिस्टिल वाटर में देना तो दोनों प्योर डिस्टिल वाटर वो इंजेक्शन वाला होना चाहिए, है ना। आप वहां पर बना लीजिए और रख लीजिए, जब भी पेशेंट आए 2 बूंद दोनों नाक में डलवा दीजिए। डिप्रेशन, एंजाइटी, मेनिया, सारे जो सिम्टम्स होते हैं सारे डिसअपियर हो जाएंगे, आपको किसी भी लेवल पर कोई चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेनिया या डिप्रेशन 100% क्यूरेबल है, इलेक्ट्रोमोपैथ में रामबाण रिजल्ट है। मैं कितने पेशेंट का आपको फीडबैक बताऊं दोस्तों, आपके ग्रुप में बहुत सारे सीनियर डॉक्टर जुड़े हुए हैं जो मेरे साथ 5 साल से कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, और आज कई पेशेंट उनके पास जादू की तरह ठीक हुए। मैंने जिनका नाम लिया, डॉक्टर गजेंद्र सुंदी और डॉक्टर BL बिरला, इनको बोला जाता है कि यार कोई पागलों का दौरा पड़ रहा, वो डॉक्टर के पास चले जाओ। ये लोग यही प्रोटोकॉल वाई वाला स्मेल करा देते हैं, आरी वाला स्मेल करा देते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। पेशेंट 10 मिनट बाद बोलता है वी आर फीलिंग बेटर। यही काम हमारे डॉक्टर यस सर कर रहे हैं, पैरागढ़ वाले स्मेल कराकर, नेजल ऑयल बनाकर या नेजल ड्रॉप बनाकर काम कर रहे हैं दोस्तों, और शानदार रिजल्ट उनकी टैबलेट प्रैक्टिस में मिल रहा है। तो याद रखिए, आज मैंने आपको मेनिया, डिप्रेशन या किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर जो ब्रेन के फंक्शन से जुड़ा होता है, मैंने बता दिया कैसे न्यूट्रल करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। जब हम एक टॉपिक पूरा कर लेंगे तब आपको बताऊंगा ग्लायोमा, तब आपको बताऊंगा मेनिंजाइटिस, तब आपको बताऊंगा अलग इपिलेप्टिक अटैक्स, तब आपको बताऊंगा डिमेंशिया, तब बताऊंगा पार्किंसोनिक, तब बताऊंगा इपिलेप्सी, है ना। ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर बताऊंगा, और इसी अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि यहाँ S2C2 का क्या रोल है, S3C3 का क्या रोल है, S5C5 का रोल क्या है,
और जब आप इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करोगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर इसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम नर्व का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर ले। कल आपको पॉइंट नंबर 1 बताऊंगा। 45 पॉइंट में से पॉइंट नंबर 1 बताऊंगा कि आंखों के लेवल से नर्व का ट्रैक कैसे जाता है और उस नर्व का ट्रैक को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो आंखों की रोशनी बढ़ाने में, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में, बेल्स पाल्सी में, और पर्टिकुलर इन नर्व्स का, यानी यहां पर जो नर्व निकल के आ रही है यहां तक 12 क्रेनियल नर्व निकल आ रही है, और उन क्रेनियल नर्व के फंक्शंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पॉइंट्स के लेवल को कैसे मेंटेन करोगे और 31 पेयर के लेवल पर आप कैसे मेंटेन करोगे। ये दोनों चीज आपको मैं बताऊंगा कि आपके ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक और स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी में और बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड तक कैसे ट्रैक को मेंटेन किया जाता है, दोनों चीज बताऊंगा। चलिए, आज हमने पर्टिकुलर मीनिंग की बात करी, अब हम लोग बात करते हैं पर्टिकुलर हमारे आगे के प्रोटोकॉल्स की। जब आप यहाँ पर बेसिकली आपने क्लासिफिकेशन किया तो आपने फंक्शनल किया तो आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कर लिया। ठीक है, जब आप यहाँ पर थोड़ा सा डीप में जाएंगे तब आपको नजर आएगा क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। आप फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासिफाई करेंगे तो आप सीधे बोलेंगे मोटर या इफरेंट नर्वस सिस्टम और सेंसरी यानी कि एफरेंट नर्वस सिस्टम। ये दो फंक्शन यहाँ पर आप डिवाइड करते हैं, है ना। अब जब आप डिवाइड करते हैं दोस्तों तो आप यहाँ पर हर प्रकार की कंडीशन को डिवाइड करके यहाँ पर निकाल के लाते हैं कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो हमने कल हमने यहाँ पर पढ़ा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर लेता हूँ फिर से ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। आपने हर जगह सुना होगा कि नर्व डैमेज हो गई तो रीजनरेट नहीं होती। वाई, ऐसा क्यों? याद रखना दोस्तों, जब आपने कल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था सोमैटिक, मैंने बताया था स्पेशल, है ना। याद रखना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दोनों तरह से डिस्क्राइब करते हैं। सोमैटिक मतलब सेल्स के लेवल पर, ऑर्गन के लेवल पर, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मतलब सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, यानी ऑर्गन के फंक्शन को बढ़ाना, ऑर्गन के फंक्शन को घटाना। ये सिस्टम हमने यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पढ़ना है ना। लेकिन जब सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात की जाती है, ये क्या कर रहा है? आप कह रहे हो ना इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से रिलेशन देखिए, आप कह रहे हो ना यहाँ पॉजिटिव मेडिसिन दीजिए, क्यों पॉजिटिव मेडिसिन क्यों दे रहे हो भाई, नेगेटिव क्यों नहीं दे रहे हो? यहाँ पर कभी दे के देखो नेगेटिव, है ना, पता तो चलेगा आपको, है ना। याद रखना, जब सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात आएगी ना, सोमैटिक नर्वस सिस्टम सोमैटिक फंक्शन के साथ कंसर्न होता है। यानी सोमैटिक क्या हुआ? शरीर के सेल, ऑर्गन, टिश्यू, सिस्टम, इनके साथ लिंक करता है। अर्थात सोमैटिक जो नर्व्स होती है दोस्तों, ये स्पेशली आप स्केलेटल मसल्स में चले जाइए, आपके बॉडी में पूरी स्केलेटल मसल्स है ना, उनको सप्लाई करती है। आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम बॉडी की जितनी भी मस्कुलर एक्टिविटीज होती है, जितने भी मूवमेंट होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपकी बॉडी में जितनी भी मसल्स होती है, अब आपने पढ़ा है, अगर हमने पढ़ा है सही तरीके से, मैंने आपको पढ़ा है तो आपको पता है स्केलेटल मसल्स, आपको पता है स्मूथ मसल्स, आपको पता है यहाँ पर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स, है ना, आपको पता है उन सब पे यहाँ पर उनका रोल आपको नजर आ रहा है। अगर आपको ये नजर आ रहा तो आप गारंटी से बोल सकते हो कि मैं बॉडी के हर एक्टिविटी को निर्धारित कर सकता हूँ। आप इस नर्वस सिस्टम को देखो, मैंने S3 C3 बताया आपको। अगर आप S3 RE का उपयोग कर रहे हो ना, आप ब्रेन के लेवल पर जा रहे हो, ब्रेन की मेंटल कैटेगरी की जितने भी एग्जिस्टेंस के लेवल है उनको न्यूट्रिशन दे रहे हो, उसको वहां पर आप प्रॉपर वर्क करा रहे हो। अगर इसी को C3G कर दिया तो, है ना, कोई भी डैमेज होगा उसको करेक्ट कर जाओगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं और उसके सपोर्टिंग सेल्स होती है वो सारी ये मेडिसिन की परिधि में आती है ना। इसलिए आपको सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी आपकी बॉडी में किसी भी मस्कुलर लेवल पर, उस ऑर्गन के मस्कुलर लेवल पर फंक्शन प्रभावित हो रहा है, आपको सोमैटिक नर्वस सिस्टम पर जाकर काम करना है, आपको न्यूट्रिशन देना है। आप न्यूट्रिशन दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे गए, आप न्यूट्रिशन से काम नहीं होगा, आपको थोड़ा नर्वाइन करना पड़ेगा।
नेगेटिव करना पड़ेगा। नेगेटिव करोगे तब जाकर आपके स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से डायरेक्ट ब्रेन पर जाकर काम करेगा, और जब ब्रेन पे काम करेगा तो आपको पता होना चाहिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विसरल या वेजिटेटिव फंक्शन के रेगुलेशन के साथ कंसर्न होता है। अब विसरल मतलब ऑर्गन, वेजिटेटिव मतलब आप जो डेली आपके जो सिस्टम है आपके बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, या आपकी डेली एक्टिविटी, आप जिंदा हो उसका क्या सबूत है कि सिस्टम वर्क कर रहे हैं, अपना अपना कार्य जो दिया गया है वो परफॉर्म कर रहे हैं, जब तो आप यहाँ पर स्वस्थ हो ना। अगर मान लो किडनी खराब हो गई तो क्या करोगे, लीवर खराब हो गया तो क्या करोगे, ब्रेन में ट्यूमर हो गया तो क्या करोगे, है ना। आप देखते हो पर्टिकुलर जिस पार्ट पर लोड आता है उसका फंक्शन वही ना कहीं ब्रेन से या बॉडी से ब्रेन की तरफ जो पार्ट होता है उसका फंक्शन गड़बड़ हो जाता है। इसलिए वेजिटेटिव या इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हो, याद रखना, वेजिटेटिव या इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हो। यानी यहाँ पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो डिवीजन होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक डिवीजन, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। यानी एक ऑर्गन के कार्य को घट गया उसको बढ़ा दिया, एक वो जो ऑर्गन का कार्य बढ़ा हुआ है उसको घटा दिया। आपको आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेन से कंट्रोल करना या स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल करना, क्रेनियल नर्व से कंट्रोल करना या स्पाइनल नर्व से कंट्रोल करना, आपको पता होना चाहिए। यानी आपकी बॉडी की प्रत्येक एक्टिविटी आपके हेड रीजन, आपके सर्वाइकल रीजन, आपके थोरेसिक रीजन, यानी यहां से पूरा टेल रीजन तक केवल एक्सटर्नल अप्लाई, यानी 45 पॉइंट्स के एक्सटर्नल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अप्लाई के कारण आप अगर वहां पर उसका पर्टिकुलर पॉइंट का नॉलेज सीख जाओगे ना, मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत पड़ेगी। आप मुकेश बाबू गुप्ता जी को देख लीजिए, हेड साहब है ऐसे बंदे को, देखिए आप क्या मैजिकल चमत्कार कर रहे हो, है ना। केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लेवल पर शानदार रिजल्ट। डेली मेरे पास 2-3 वीडियो ना आए तो मतलब ही नहीं बनता। मैं इसीलिए उनको हेड्सअप करता हूँ कि सर दबा के करते जाइए, आप हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंप्रेसिव वर्क कर रहे हो, आपका देखा देखी हमारा पूरा ग्रुप काम करेगा। हेड्सअप है आपको, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जब आप किसी न्यूरॉन को समझते हो तो न्यूरॉन अलग अलग होते हैं और उनके वर्क करने की कला भी अलग अलग होती है, उसी के ऊपर फंक्शन डिपेंड करता है ना। ऐसा नहीं है कि हमारा S1 जो है नर्व पे नहीं काम करेगा, आप उसको नेगेटिव कर दो नर्व पे काम करेगा, है ना। याद रखना, जहां पर नर्व को भी न्यूट्रिशन, नर्व भी सेल है भाई, नर्व भी सेल है, जब हम अभी समझेंगे नर्व भी सेल है तो सेल का फंक्शन भी वैसे ही होगा ना नर्व का जो सेल का होता है, लेकिन हम समझते नहीं। नर्व में जरूर कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो इसका स्पेशल लेवल पर लेकर जाता है। यानी न्यूरॉन या नर्व सेल को नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट कहते हैं। याद रखना, जनरली हम क्या करें, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की फंक्शनल यूनिट है, लेकिन यहाँ हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो न्यूरॉन या नर्व सेल, ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन या नर्व सेल नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है दोस्तों। और इसलिए आपको याद रखना, न्यूरॉन बॉडी में पाए जाने वाली सेल के समान ही होती है, लेकिन बेसिक डिफरेंस होता है दोस्तों। जिसके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के साथ अन्य सभी ऑर्गेनाइज्म पाए जाते हैं दोस्तों, लेकिन ये अन्य सेल से अलग होती है। हम दो तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों कि ये सेल अलग क्यों होती है ना। आप याद रखना, जब आप किसी भी लेवल पर जाओगे तो सेल में कभी ब्रांचिंग देखी है आपने, नहीं देखी, लेकिन न्यूरॉन में ब्रांचेस और प्रोसेसेस होती है। ये न्यूरॉन जो सेल्स है, ये सेल बॉडी है, ये इसकी ब्रांचेस है, ये इसका सेल बॉडी से आगे का पूरा स्ट्रक्चर है जो प्रोसेसेस कहलाता है ना। जिसको आप एक्सॉन कह रहे हो, ये एक्सॉन है, ये डेंड्राइट्स है। ये डेंड्राइट्स और इस एक्सॉन के कारण ये जो सेल है अन्य सेल से डिफर होती है, अलग होती है दोस्तों, ठीक है। इसलिए इसको आप डिफर मानते हो, लेकिन याद रखना एक सबसे बड़ा चेंजेस यहां पर होता है सेंट्रोसोम का होता है। जब कभी भी कोई सेल डिवाइड होती है तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस यहां पर दोस्तों सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो सेल के अंदर पाया जाता है, ये सेल डिवीजन का मेन सूत्र होता है। ये सेंट्रोसोम इस न्यूक्लियस पार्ट को कंडेंस करके गाढ़ा करके दो भागों में डिवाइड करता है, और जो स्टार नजर आ रहे हैं इस स्टार के रूप में आधे आधे क्रोमोसोम को आधा इधर डिवाइडेशन करता है। लेकिन न्यूरॉन्स में ये सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। न्यूरॉन्स में इस सेंट्रोसोम के नहीं पाए जाने के कारण दोस्तों इसमें डिवीजन नहीं होता। यानी
नर्व सेल में डिवीजन इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन के लेवल पर सेंट्रोसोम नहीं होता है दोस्तों, इसीलिए सेल डिवीजन नहीं होता। इसीलिए जब नर्व सेल का डैमेज होना होता है तो नर्व का रीजनरेशन नहीं होता। आप रिपेयर करा सकते हो, रीजनरेशन नहीं होता। माइंड इट, मैं आपको हर जगह बोलता था आप रीजनरेशन करा सकते हो, आप वहां पर हीलिंग करा सकते हो, लेकिन यहां पर आप केवल रिपेयर करा सकते हो, रीजनरेशन नहीं करा सकते। अर्थात लॉस ऑफ फंक्शन यहाँ का लास्ट पोर्शन होगा, फाइब्रोसिस लास्ट पोर्शन होगा। इसलिए याद रखना, जब भी न्यूरॉन का डैमेज होता है आप गारंटी नहीं ले सकते कि नर्व का आप रीजनरेशन करा लोगे, है ना। इसका कारण है, मैं बताऊंगा आगे कि कितने समय तक एक न्यूरॉन का डैमेज वाला पार्ट आपके पास आया, आपने मेडिसिन दिया और वो जुड़ गया तो उसका समय होता है, उस समय के बाद आया तो आप गारंटी नहीं ले सकते कि आप 100% उसको क्योर कर पाओ, है ना। उसमें कुछ परसेंटेज शॉर्ट ही रह जाओगे। इसलिए जो न्यूरॉन को क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू फंक्शंस ऑफ पार्ट, यहाँ पर न्यूरॉन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, है ना। न्यूरॉन को 3 डिफरेंट मेथड के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, उसके पोल्स के नंबर के आधार पर, उसके फंक्शन के आधार पर और एक्सॉन की लेंथ के आधार पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली बात करते हैं क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स। ये जो पोल्स नजर आ रहे हैं, इस पोल्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उसको डिवाइड कर सकते हो दोस्तों। कैसे? यूनिपोलर न्यूरॉन, ये देखो आप, ये सेल बॉडी है और एक सेल बॉडी से दोनों तरफ ये जा रहे हैं, लेकिन एक है, एक सेल से, है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। आप देखिए यहाँ पर सेंटर में और दोनों साइड जा रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं बायपोलर न्यूरॉन। आपकी बॉडी में बहुत जगह ऐसी जरूरत होती है कि यहाँ यूनिपोलर न्यूरॉन की जरूरत है, वहां यूनिपोलर पाया जाता है, जहां बायपोलर की पाई जाती है वहां बायपोलर पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर मल्टीपोलर होता है, यानी जिसमें डेंड्राइट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ये मल्टीपोलर होता है। याद रखिए, ये यूनिपोलर, ये बायपोलर, लेकिन यहाँ देखिए मल्टीपोलर है ना। अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ नजर आता है। यूनिपोलर न्यूरॉन जो होते हैं दोस्तों, केवल एक पोल होता है इसमें, और उसी सिंगल पोल से एक्सॉन और डेंड्राइट दोनों अराइज होता है, और इस प्रकार के नर्व सेल ह्यूमन बीइंग्स में केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में उपस्थित होती है। माइंड कर लीजिएगा इस बात को। ये यूनिपोलर जो न्यूरॉन्स होते हैं केवल बच्चों में पाए जाते हैं, जो एम्ब्रियो होता है, जो डेवलप होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म के लेवल पर, उन्हीं में पाए जाएंगे, बाद में डिसअपियर हो जाती है। माइंड करिएगा इस बात को। दूसरी बात, जो बायपोलर न्यूरॉन होते हैं, जो सेल बॉडी से दोनों तरफ निकलते हैं, याद रखना दोस्तों, इसमें से एक पोल से एक्सॉन अराइज होता है, दूसरे पोल से डेंड्राइट अराइज होता है, वो बायपोलर न्यूरॉन कहलाता है ना, याद रखना दोस्तों। और तीसरा होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन, ऐसे न्यूरॉन जिसमें बहुत सारे पोल होता है और उसमें से एक पोल एक्सॉन के रूप में राइज करता है, बाकी के अन्य जितने भी पोल्स होते हैं डेंड्राइट के रूप में राइज करते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ऑफ न्यूरो एनाटॉमी के अंतर्गत ये देखा जाता है दोस्तों। लेकिन जब आप मेनली क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, आप अगर इन्हीं एक्सॉन और डेंड्रॉन के लेवल पर समझते हो दोस्तों, यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर, तो हिंदुस्तान में आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा आपको याद रखना है, वैसे हिंदुस्तान की बॉडी है, इसमें सबसे ज्यादा मल्टीपोलर होता है। आपको याद रखना है, आपके ब्रेन के लेवल पर जब सिनेप्सिस होती है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस होता है, एक नर्व कई 10,000 नर्व से वहां पर बात कर रहा होता है। यानी ये जो डेंड्राइट्स होते हैं इसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, और सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं तो आप मान के चलिएगा एक बार यहाँ पर जो ये डेंड्राइट से दूसरे एक्सॉन का ये जो एक्सॉन टर्मिनल है यहाँ पर टर्मिनेट होता है, तो कई ऐसे नर्व होते हैं जो एक साथ यहाँ पर टर्मिनेट होते हैं, और एक नर्व जो ब्रेन के लेवल पर मौजूद है कई नर्व के साथ वहां पर बात कर रही होती है दोस्तों। इसीलिए फंक्शन के आधार पर नर्व सेल को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक मोटर यानी इफरेंट न्यूरॉन्स और एक आपका सेंसरी यानी एफरेंट न्यूरॉन। इसलिए जब आप यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों मोटर या एफरेंट न्यूरॉन की, बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड है आपको। मोटर या एफरेंट न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं दोस्तों जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर नर्व को, मोटर इंपल्सेस को दोस्तों पेरिफेरल इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर जाते हैं, यानी आपके ब्रेन से जो ऑर्गन तक मैसेज पहुंचाना है वो कैरी करता है, जैसे कि मसल्स में जाएंगे, ग्लैंड्स में जाएंगे, ब्लड वेसल्स में जाएंगे। अर्थात जनरली प्रत्येक मोटर न्यूरॉन्स का एक लॉन्ग एक्सॉन होता है और इसमें बहुत छोटे छोटे डेंड्राइट्स होते हैं। यानी जब ब्रेन से निकलेगा ना बहुत लंबा लंबा न्यूरॉन होंगे,
लेकिन इसमें छोटे छोटे डेंड्राइट्स पाए जाते हैं जो कई जगह पे अन्य न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। दोस्तों याद रखना, ये मोटर न्यूरॉन होते हैं, अफेक्टर न्यूरॉन होते हैं, इसमें S5C5 का रोल है, याद रख लेना आप। दूसरी, ठीक है, तीसरी बात हम करते हैं सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन। सेंसरी, ये एफरेंट न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं दोस्तों जो सेंसरी इंपल्सेस को आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाता है ना। जनरली प्रत्येक सेंसरी न्यूरॉन एक शॉर्ट एक्सॉन होता है। इनका जो पर्टिकुलर आप देखोगे ना, एक्सॉन बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो डेंड्राइट्स होते हैं, ये डेंड्राइट्स बड़े बड़े होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कई सारे न्यूरॉन्स यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जब आप यहां पर क्लासिफाई कर रहे हो तो उसकी डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है, एक्सॉन की लेंथ कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये न्यूरॉन दो भागों में डिवाइड होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप आगे पढ़ोगे आपको पढ़ना पड़ेगा गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन, गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गोल्गी टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है? अब गोल्गी अपरेटस का काम क्या है पता है ना आपको, है ना। गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन का लॉन्ग एक्सॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन की सेल बॉन्डिंग, ये जो सेल बॉडी है दोस्तों यहाँ पर, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स में होती है। ये जो पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, इसके डिफरेंट पार्ट में यही पाए जाएंगे गोल्गी टाइप 1, है ना। इसका एक्सॉन रिमोट पेरिफेरल ऑर्गन तक पहुंचता है। जहां पर पेरिफेरल ऑर्गन से मैसेज गया वहां पर रिमोट लेकर जाता है कि भाई आपने ये मैसेज किया था, लो मैं ये मैसेज लाया, ब्रेन का ये सारा काम आपको करना है। ये काम करने का काम गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन करता है। और गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन, इस प्रकार के न्यूरॉन में बहुत ही शॉर्ट एक्सॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन स्पेशली सेरिब्रल कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड में उपस्थित होते हैं। यहाँ सेरिब्रल कॉर्टेक्स में और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। इनका काम होता है जो यहाँ से आया उससे कनेक्शन करना और कनेक्शन करके ब्रेन को मैसेज करना, ठीक है। तो गोल्गी टाइप 1 पूरी बॉडी से ब्रेन और पूरी ब्रेन से बॉडी में, लेकिन सेरिब्रल कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड पर केवल गोल्गी 2 न्यूरॉन पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक बेस बताया। अब कल इसका पूरा स्ट्रक्चरल न्यूरॉन और आगे का हम लोग पढ़ेंगे। आपको एक अलग डिसीज के साथ में बताऊंगा और यहाँ पर इस पूरे नर्व के सेल का फंक्शन बताऊंगा। और जैसे नर्व सेल का फंक्शन आपको समझ में आया, आप देखो डिसीज आप फटाफट प्रोटोकॉल को निर्धारित कर जाओगे, ठीक है। तो आज हम यही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई चीज पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अगर कोई किसी को क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। जी मुकेश सर, लंबी आयु है आपकी। जी मुकेश बाबू गुप्ता सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, पहले तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। सर, फीडबैक ये था कि अभी आप पढ़ा रहे हो एक्सटर्नल का। अभी क्लास के बीच में 8 बजे, पौने 8 बजे मरीज आया था, सियाटिका 1 साल से प्रॉब्लम थी। पैर में 5-5 इंजेक्शन कहीं पे लगवा के आया था जिससे आराम नहीं हुआ। खाली एक्सटर्नल लगाया है, वो आधे घंटे में ठीक होके चला भी गया, उसको दर्द भी नहीं है। खाली रूट दिया, एनाल्जेसिक दिया और A2 का 200 दिया और वाई वाला जो है एक्सटर्नल लगाया सर। और उसको बोल दिया कि 3 से 6 महीने लगेंगे, 1/3 टाइम लगेगा। आप ये मत समझना कि ठीक होने में टाइम लगेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो मतलब एक्सटर्नल से ही वो ठीक होके यहाँ से गया है। उसको खाली बस मैंने जो देता हूँ आपका रूट एनाल्जेसिक और A2 का 200 वो दिया है और उसको रवाना कर दिया। 8:30 बजे मैंने उसको रवाना कर दिया। तो सर, जबकि साल भर से वो अब एडी में इंजेक्शन लगवा रहा है, पिंडलियों में इंजेक्शन लगवा रही है वो लेडी, पता नहीं कहाँ कहाँ पे इंजेक्शन लगवा रही है। कभी किसी बाबा को दिखा के आई है, कभी किसी को। मैंने कहा भैया कोई बात नहीं। तो सर ये है कि एक्सटर्नल के सर बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और अच्छे मिल भी रहे हैं कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मुकेश बाबू गुप्ता वाले जो बाबा है उनके पास चले जाओ। अरे नहीं सर, आपका आशीर्वाद सर जो है उसके एक्सटर्नल के जो अपना बना है ना ये कॉम्बिनेशन,
इतना जी बढ़िया बन गया है कि क्या कहते हैं, उसमें कुछ करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया सर, हैट्स ऑफ। थैंक यू सर। जी जी, विजय कुमार सर, डॉक्टर विजय कुमार, विजय कुमार सर, डॉक्टर विजय कुमार सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये जो रेशियो बताए हैं सर, नजल ड्रॉप का बराबर ना सर? हाँ, सबके बराबर डालना है सर, जी है ना? ठीक है। जी। जी जसविंदर सर, डॉक्टर जसविंदर सर, नमस्कार सर। नमस्ते। सर इसमें कोई दो राय नहीं हैगी है कि भी ਜਿਹੜੀਆਂ मतलब एक्सटर्नल ਆ ਉਹਦਾ बहुत ਵਧੀਆ रिजल्ट है। मेरे पास भी आज साइड का पेशेंट आया था सर, सिरसा से, जी शहर से, जी और जी पेशेंट 2 महीनों से लगातार तकलीफ में था सर। जी तो उसको लेफ्ट साइड में पेन था जो कि हिप्स से लेकर और पिंडली तक जा रहा था सर। जी खाली उसको रूट सेकंड दिया है सर, 5 ड्रॉप्स गर्म पानी में डाल के, जी और उसको आरी अप्लाई किया है सर, 14 जी नंबर फोन पर। जी और 10-15 मिनट के बाद पेशेंट को बिल्कुल आराम मिल गया सर, जो तुर नहीं सकता था आराम आ गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाई। यही तो चीज है, हम जब बारीकी पकड़ते हैं ना सर, तब हमें मालूम पड़ता है कि यार देखो हम कहाँ पर काम कर रहे हैं। शानदार, बहुत बढ़िया। तो सर एक और क्वेश्चन था सर कि मेरी मेडिसिन चल रही थी सर, मैं आपसे पहले भी बात की थी कि मेरे प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं अचानक, और जो ओटीपीटी है वो 80 और 80-30 जहाँ पर ही रहता है सर। कंप्रेस भी कर रहा हूँ और लीवर ड्रॉप भी ले रहा हूँ, और S6C6 200 सुबह शाम ले रहा हूँ सर। तो क्या सर आपने मेरे को कहा था भी अप्रूवल के लिए भेजोगे फार्मूला, तो सर क्या करें आप? हाँ, मैं भेज देता हूँ ना सर, कल मॉर्निंग में क्लास के बाद भेज देता हूँ। मुझे जी ढूंढना सर। पड़ेगा, अभी रात में मिल गया तो मैं भेज दूंगा आपको। ठीक सर है? ओटीपीटी, अगर ओटीपीटी डाउन आती है तो प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। मैं सर जहाँ से वो प्लेटलेट, आपका लीवर से जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है ना, जी वो सर। कम ज्यादा हो रहा है, निकल नहीं रहा है। ठीक है, हाँ उसके जी। कारण प्रॉब्लम आ रही है, उसको बैलेंस करने की जरूरत है। सर आपको मैं जो ना आपसे कसराव से एक थ्रोट का ड्रॉप ले गया था, उसके बाद मैंने आके चेक करा, मेरे 2 लाख से ऊपर थे, पता नहीं आपने क्या दिया था। मैं आपको दे दूंगा सर, आपको बता दूंगा। सर ठीक प्लीज है, जरूर सर। जी जी बिल्कुल। थैंक वो यू सर। शानदार चीज है सर, मैं वही तो ढूंढ रहा हूँ। वो मुझे कहीं रखा गया। अभी क्या हुआ ना, इस बार मेरी 2 बुकें कहीं चली गई है, जी सर। जिसमें जी सर। मैंने अपना पूरा फार्माकोपिया लिखा था। जो मैं जी मेडिसिन लिख रहा था ना, वही गायब हो गई। मैंने अभी जितेंद्र सर से भी जिक्र किया था, यार बॉस तुम ले जाते तो अच्छा रहता। अब ये मैंने फोटोकॉपी कराने के चक्कर में यहाँ रखी थी, वो कोई ले गया आता जाता। ठीक है, कोई सर बात नहीं। जरूर डालिए सर प्लीज। जी जी बिल्कुल, मैं डालता हूँ आपने ना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी जी, सखाराम सर, डॉक्टर सखाराम सर, सर। नमस्ते बोस। आपने जो कविता लिखी थी, हैट्स ऑफ, थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी सर ये फीडबैक ऐसा है कि एंटी म्यूलिन जो हार्मोन है इम्बैलेंस हुआ था पेशेंट का, जी उसकी वजह से कंज्यूम नहीं हो पा रही थी पेशेंट। जी सर अपने प्रोटोकॉल चलाए सर 2.5 महीने, और तीसरे महीने में अभी नॉर्मल होके कंज्यूम भी हो गई है। वेरी गुड सर, हैट्स ऑफ। बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है सर, और काफ़ी परेशान थे गाना के चक्कर मार मार के। जी वेरी गुड बहुत रिजल्ट है एकदम बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। आपने कल की क्लास में पढ़ाया था सर कि ब्लड और लिम्फ के लेवल पर जीटी का जो D4 में देने का जो आपने कल बताया था जी सर, उसी लेवल पर मैं पिछले 15 दिन में 16-17 केस के ऊपर ये मैं दे चुका ऑलरेडी। जी बहुत बढ़िया सर। सर उसका रिजल्ट बताना चाहूँगा आपको। मुझे जी तो यकीन ही नहीं आता सर, इतना रिजल्ट देख के सर मैं परेशान हो जाता हूँ। क्या रिजल्ट है सर। D4 में सर बर्निंग जी पेन में जो चेस्ट बर्निंग होती है सर, जैसे कि ब्लड और लिम्फ का जो इम्बैलेंस होने से पेशेंट को बर्निंग पेन हो रहा था, और पेशेंट लगातार पेंटाप्रोल की पर डे गोली खा रहा था पिछले 4 साल से। जी सर उनको मैंने जीटी दिया सर, प्लेन जीटी दिया सर D4 में, जी और सर विद इन 5 डेज पेशेंट का टोटल बर्निंग पेन
कंप्लीटली सर रिजॉल्व हो गया। बहुत और बढ़िया सर। पिछले 15 दिन से सर पेशेंट ने कोई भी पेंटाप्रोजोल खाया नहीं है, कोई भी इसोम्प्रोजोल खाया नहीं है, कोई भी मेडिसिन लिया नहीं है सर। और जो नॉक्टर्नल उसको बर्निंग पेन होता था रात के 2:30-3 बजे, जिससे उसकी नींद डिस्टर्ब होती थी सर, वो भी मुझे हुआ नहीं बोले। ये इतना बढ़िया मेडिसिन है। और सर उसके साथ में मैंने सिर्फ उनको 1 लीटर में S11 1 ड्रॉप डाल के दिया था। बहुत बढ़िया, वेगस नर्व के लेवल पर काम किया। सर स्टिमुलेशन हो गया और उसका वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बहुत बढ़िया और शानदार। इवन सर GRD के पेशेंट को भी बर्निंग पेन में यही प्रोटोकॉल यूज किया मैंने, S11 प्लस GT, ओनली 2 ही प्रोटोकॉल दिए सर। और उनको भी 6 साल से GRD का प्रॉब्लम है और विद इन 15 डेज में उनका 90% पेशेंट रिजॉल्व हो गया सर। बहुत बढ़िया, यही चीज मैं आपको यही चीज गाइड करूंगा सर। यही प्रोटोकॉल जो आपने बनाया है ना जी सर, इसको आप D6 में बनाओ और S11 के 5 ड्रॉप डालो और जो हाइपोथायराइड वाले पेशेंट है उसमें देखो आप। ओके सर, है ना, बहुत शानदार रिजल्ट आ रहा है आपका। हाइपोथायराइडिज्म ड्रॉप का जो फार्मूला है उसके साथ ये कर दो, वेगस नर्व को आप इन्वॉल्व कर दो, देखो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा आपको। जितने हाइपर एसिडिटी के लेवल के पेशेंट है सभी को वेगस नर्व स्टिमुलेशन देना ही पड़ता है, जहां तक मैंने पेशेंट को दिया है। बिल्कुल 100%। बिल्कुल सर, उसको बहुत बेनिफिट मिला है। और बर्निंग पेन तो हो ही नहीं रहा पेशेंट को। मैं 16 केसेस को दिया सर अभी तक। बहुत वंडरफुल है, मार्वलस है एकदम। बहुत बढ़िया सर, शानदार जी। ओके, थैंक यू सर। जी रोहित प्रभाकर सर, डॉक्टर रोहित प्रभाकर सर। नमस्ते सर। सर मेरी दादी की साइड का है सर। हाँ सर, रूट का फार्मूला बता दीजिए सर। रूट का फार्मूला नहीं मिल रहा सर। सर अभी तो मैंने डाला ना, PDF डाला ना, 3rd PDF उसमें ये सर इसी बोर्ड पे लिख दीजिए सर। उसमें दिया हुआ है, लिखने की क्या जरूरत है? आप उसमें भी नहीं ढूंढ सकते तो फिर मतलब क्या है सर? मैंने PDF डाला है, PDF ढूंढो आप। कल ही शायद डाला है मैंने। टेलीग्राम पे सर। हाँ टेलीग्राम। जी सर। ठीक है जी सर, टेलीग्राम में सर मैंने, हाँ सर देखता हूँ सर। थैंक यू सर। आज यही रखते हैं।